हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ हिस्ट्री जीएस एमसीक्यूज़। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद प्लीज़ पहले तो आप वीडियो को पूरा देखें और फिर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो उसका आपको इन्फॉर्मेशन पहले पता चल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारे पास 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, 10 क्वेश्चन, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, बंगाल के नवाब तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद का सर्वप्रथम कारण क्या था। बंगाल के नवाब और ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद का सबसे प्रमुख कारण क्या था। आपके पास 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन है दिए हुए। ऑप्शन ए, फोर्ट विलियम किलेबंदी। ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल में फोर्ट विलियम की किलेबंदी की थी। ऑप्शन नंबर बी, दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर सी, कंपनी द्वारा नवाब के प्रतिद्वंदियों को सहायता देना। और ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। मैं एक बार फिर से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनको रिवाइज कर देता हूं। ऑप्शन नंबर ए, फोर्ट विलियम की किलेबंदी। ऑप्शन नंबर बी, दस्तक का दुरुपयोग। ऑप्शन नंबर सी, कंपनी द्वारा प्रतिद्वंदियों की सहायता। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ऐसा था ना, उस वक्त जो बंगाल के नवाब थे उनका नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के पहले जो उनके नाना थे, उनको वो बंगाल का जो नवाब बनाया गया था, वो अपने नाना के उत्तराधिकारी थे, कुली अली वर्दी खां। तो उनके समय में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि अंग्रेज उस वक्त ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उस वक्त समय बिल्कुल बदल गया था। सब कुछ कंपनी के समर्थन में था। तो वो लोग नवाब के द्वारा, जो नवाब कोई कुछ लागू करता था उन्हें इग्नोर कर देते थे। वो लगभग नहीं मानते थे नवाब के कानून को। तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न था, आप आंसर दीजिए फिर मैं बताता हूं। सबसे बड़ा मतभेद का रीजन था, वैसे तो मतभेद के सारे रीजन थे। फोर्ट विलियम किलेबंदी, इसका भी नवाब ने बहुत विरोध किया था, और कंपनी द्वारा प्रतिद्वंदियों की सहायता देना। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो था दस्तक का दुरुपयोग। ये दस्तक का दुरुपयोग था, ये ऐसा था कि नवाब द्वारा ब्रिटिश कंपनी को दस्तक प्रोवाइड करवाया गया था, जिससे वो अपना व्यापार कर सके और उन पे चुंगी ना लगे। चुंगी रहित व्यापार करने का उन्हें दस्तक के द्वारा अधिकार मिला हुआ था। तो वो लोग, अंग्रेज व्यापारी लोग ऐसा करते थे कि जिन्हें दस्तक मिला हुआ है वो अपने दस्तक को भारतीय व्यापारियों को बेच दिया करते थे। अब इससे राजस्व का घाटा होता था नवाब को बहुत ज़्यादा। तो नवाब इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित थे कि उनके आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा, और कई तरीके से आर्थिक हानि भी हो रही थी। तो सबसे बड़ा रीज़न था दस्तक का दुरुपयोग। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है, मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। मुंगेर आपको पता ही होगा कहाँ है ये दोस्तों बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है।
मुंगेर। अब इसमें 4 ऑप्शन है आपके पास। ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या डी मुर्शिद कुली खां। मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन रिवाइज करवा देता हूं। मुंगेर में गन फैक्ट्री किसके द्वारा लगाई गई थी या किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम या डी मुर्शिद कुली खां। कमेंट बॉक्स में जल्दी रिप्लाई कीजिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है मीर कासिम। मीर कासिम ने बिहार के मुंगेर जिले में गन फैक्ट्री की स्थापना की थी और ये भी कंपनी के विरुद्ध। जब मीर कासिम और कंपनी के बीच में मतभेद हो गए थे, क्योंकि मीर कासिम कंपनी की मांगों को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें लगा कि अब शायद युद्ध हो सकता है। इस संभावना से और थोड़ा अपने आप को मजबूत करने के लिए उन्होंने बंगाल से अपनी राजधानी बिहार की तरफ कर लिया और मुंगेर में उन्होंने गन फैक्ट्री लगाई। तो इसका राइट आंसर मीर कासिम है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर कहां पर है ये दोस्तों बिहार में बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1762 या ऑप्शन डी 1755। ऑप्शन नंबर ए 1764, बी 1765, सी 1762 या डी 1757। आपको अगर आपने आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें बक्सर का युद्ध बहुत ज़्यादा फेमस है और ये एग्जाम में आता ही आता है। हर एग्जाम में बस इसका पैटर्न बदल जाता है पूछने का। अगर एग्जाम बड़े लेवल का है तो इसका तरीका अलग होगा पूछने का, और अगर एग्जाम जैसे एसएससी, डी ग्रुप, सी ग्रुप के लेवल का हो तो उसमें पूछने का तरीका सेम ये है, बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाता है। तो दोस्तों आंसर दीजिए आप। इसका राइट आंसर होगा ए 1764। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में और इस युद्ध में सिराजुद्दौला जो कि बंगाल के नवाब थे। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कार्टज व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कार्टज व्यवस्था, ये कार्टज व्यवस्था एक प्रकार का शुल्क था, समुद्री शुल्क। ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी? आपके पास ऑप्शन है ए ब्रिटिश कंपनी, सी डच कंपनी, बी पुर्तगाली कंपनी या डी फ्रांसीसी। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। कार्टज व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ए ब्रिटिश, बी पुर्तगाली, सी डच या डी फ्रांसीस। दोस्तों इसका राइट आंसर है बी पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने
समुद्र में एक सुरक्षा के एवज में कार्टेज व्यवस्था स्थापित की थी, जिनके द्वारा ये लोग भारतीय व्यापारी और अरब व्यापारियों की सुरक्षा करते थे और उनके बदले में उनसे कर वसूलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ए ऑप्शन है, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या डी लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या डी लॉर्ड क्लाइव। प्लीज क्विकली आंसर विद इन 1 मिनट। इसका राइट आंसर है दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली, और कहां? बंगाल में। इसके पीछे भी इनका मकसद था। इसके पीछे कहा गया था कि जैसे नवाब के पास फौजदारी मामले आ गए थे इसके द्वैध शासन प्रणाली के द्वारा, और जो कंपनी थी उनके पास दीवानी, और दीवानी में क्या था कि बिना किसी जिम्मेदारी के ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलना, क्योंकि जो भी लॉ एंड ऑर्डर था वो तो इन्होंने नवाब के ऊपर डाल दिया था, और जो वहाँ पे वसूली का जो भी सिस्टम था वो इन्होंने अपने अंदर कर लिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सके। तो इसका लॉर्ड क्लाइव। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अधिकतम बोली लगाने वाले को वसूली का अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया था? अधिकतर बोली लगाने वाले को कर वसूली का अधिकार किस व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया था? इसमें ऑप्शन ए है आपके पास इजारेदारी, ऑप्शन बी है महालवारी, ऑप्शन सी है रैयतवारी, और ऑप्शन डी जमींदारी। इन चारों में से कौन सी प्रथा के अंतर्गत अधिकतम बोली लगाने वाले को राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था? दोस्तों ये व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में हुई थी। इसके अंतर्गत जो ज़्यादा बोली लगाता था उसको उस क्षेत्र में कर वसूलने का अधिकार दे दिया जाता था। जैसे आपने देखा ही होगा नीलामी में, वो एक निश्चित नीलामी के ऊपर कोई व्यक्ति उस जमीन को ले लेता था और फिर वो मन मर्जी जितना मर्जी कर वसूला करता था। तो आपके पास 1 मिनट का समय है, आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आंसर दें, और हमारी क्लास में रोज़ हमसे जुड़े। आपको रोज़ नए नए MCQs हिस्ट्री से रिलेटेड सोल्व मिलेंगे, और आपको याद भी, मुझे लगता है क्लास में याद भी हो जाता होगा। जब मैं तो 2 बार आपको रिपीट करवाता हूँ, उसके बाद आप भी देखते होंगे क्लास में ही याद हो जाता है लगभग। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आइए, हम रोज़ आपको इसी तरीके से MCQs सोल्व करवाते रहेंगे। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हिस्ट्री में आप बिल्कुल इतने पारंगत हो जाएंगे, MCQs कोई भी आपका किसी भी एग्ज़ाम में निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं साथ साथ डिफाइन भी कर देता हूँ लगभग। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए इजारेदारी व्यवस्था। इसके अंतर्गत अधिकतम बोली लगाने वाले को उस क्षेत्र में जिसके ऊपर उसने बोली लगाई है कर वसूलने का अधिकार, मनमाना अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना
किस उद्देश्य से की गई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, ये दोस्तों बंगाल में, फोर्ट विलियम कॉलेज बंगाल में स्थापित की थी। इसका मकसद क्या था? आपके पास 4 ऑप्शन है इसमें। भारतीय भाषा सीखने के लिए, ऑप्शन बी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ऑप्शन सी सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए, या ऑप्शन डी अंग्रेजी भाषा के प्रसार के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? आपके पास ये 4 ऑप्शन है। कोई बात नहीं, एक आध अगर गलत भी होता है तो पता तो चली जाएगा ना। गलती करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे गलती करो, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा सी, सिविल सेवकों की भर्ती के प्रशिक्षण के लिए। जो सिविल सेवक, जैसे आज भी देखते हो आप, यहाँ से मसूरी जाते हैं, जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम यूपीएससी क्लियर करते हैं, तो वहाँ पर उनका प्रशिक्षण होता है। उसी प्रकार उस जमाने में बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी, जहाँ पे जो एग्ज़ाम क्लियर करके जाते थे आईसीएस का, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता था। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुई थी? स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुई थी? आपके पास ये ऑप्शन ए है 1791 1791, ऑप्शन नंबर बी 1792 1792, ऑप्शन सी 1794 1794, ऑप्शन नंबर डी 1793 1793। स्थायी बंदोबस्त आप जानते ही होंगे दोस्तों, ये स्थायी बंदोबस्त बंगाल की बात है, ज़्यादातर वहीं पे लागू हुआ था। और इसके अंतर्गत ऐसा था कि कंपनी किसी भी पार्टिकुलर जमींदार को एक निश्चित अवधि के लिए जमीन का मालिकाना हक दे दिया करती थी। जैसे मान लो कोई एक जमींदार है, कंपनी ने उसे 10 साल के लिए जमींदारी दे दी 1 लाख रुपए के बदले में। अब वो 10 साल तक एक निश्चित अवधि दे दिया कि भाई 1 साल के में तुम्हें 1 लाख रुपए देना है, 10 साल के लिए ये जमींदारी तुम्हारी। अब वो 1 लाख रुपए 1 साल में देगा कंपनी को, लेकिन उसकी मर्जी है कि वो किसानों से जितना मर्जी वसूले, ये उसकी टेंशन। तो इसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता था किसानों के ऊपर, खासकर गरीब जो किसान थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। ज़मींदार लोग उन्हें बहुत तरीके से, ऊपर से जब कंपनी उन्हें डिस्टर्ब करती थी तो नीचे ये गरीब किसानों को जो इनके भूमि पर खेती किया करते थे उन्हें डिस्टर्ब करते थे। तो ये स्थायी बंदोबस्त, ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा 1793। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था बंगाल में। अब क्वेश्चन नंबर 9, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग, ए, बी मैकाले, सी लॉर्ड विलियम जोन्स, या डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एक बार फिर मैं बोल देता हूं, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग, ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर सी विलियम जोन्स, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। आशा करता हूं आप सही आंसर दे रहेंगे। इसका राइट आंसर है
विलियम जोन्स। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी भारतीय संस्कृति को जानने के लिए। प्राच्यवादी, ये प्राच्यवादी थे। प्राच्यवादी वो थे जो कि भारतीय संस्कृति की प्रशंसा किया करते थे और भारतीयों को उन्हीं के लैंग्वेज में शिक्षित करने को सही उचित मानते थे। वो उनका मानना था कि भारतीयों के ही भाषा में शिक्षित किया जाए और भारतीयों के कानून के अंतर्गत ही रहना दिया जाए, किसी इसमें कोई फेरबदल करना उतना आवश्यक नहीं, प्राच्यवादियों का मानना था। अब क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश अधिकारियों में सर्वप्रथम किसने संस्कृत सीखी थी? जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जब से वो लोग आए थे तब से अब तक सबसे पहले संस्कृत किसने सीखी थी? इसमें ऑप्शन है ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर सी विलिंगसन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले संस्कृत किसने सीखी थी? कौन सा वो ब्रिटिश अधिकारी था जिसने सबसे प्रथम संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था, संस्कृत सीखा था? इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों, 1 मिनट का समय है आपके पास। इसका राइट आंसर है सी विलिंगसन। इन्होंने सबसे पहले संस्कृत सीखा था। सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारी थे ये जिन्होंने संस्कृत सीखा था। नाम क्या था? विलिंगसन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पर मैं जाते जाते भी बस यही कहूँगा, आप लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और डिसलाइक करें तो बताएं कि डिसलाइक किस लिए किया गया है, ताकि हम और ज़्यादा, अभी तो और ज़्यादा सुधार करना बाकी है, वो तो मैं समझता हूँ उस बात को, लेकिन आपका भी राय लेना उचित होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।